हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो भाई जैसा आप लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस का आज हम लोग बेसिक से शुरू करने वाले थे। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे मैट्रिक्स पार्ट 1 में, फिर मैंने आपसे आपका ओपिनियन मांगा था और आप सभी ने मेरे को यही कहा, मोस्टली मतलब 90% कैंडिडेट्स ने मुझे कहा कि सर मैट्रिसेस का हमें बेसिक भी बताइए, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरेंस होगी चीज़ें, क्योंकि मैट्रिक्सेस वाला आपका जो है ना, आपका ग्रेजुएशन का भी पोर्शन है इसमें कि लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, फिर वेक्टर स्पेस, उसके बाद भाई आपका फिर रैंक में आप चले जाते हो और सब स्पेस में आप चले जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी चली जाएंगी। तो मेरे को लगा कि मैट्रिक्स का क्यों ना आपको पहले शुरू से एक बार बेसिक ब्रीफ आइडिया दे दिया जाए, ताकि आपको मतलब समझने में दिक्कत ना हो कोई भी। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। तो आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं बेसिक्स कराऊंगा आपके, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो भाई वो जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं आपके, वो भी यहाँ पे कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब समय ना खराब करते हुए अपना शुरू करेंगे। उससे पहले आप कल वीडियो देख ही चुके होंगे, आपको मिल गई होगी कि ई बुक का हमारा पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट के साथ साथ ऐड होके मर्ज होके दोनों चीज़ें आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा दी गई है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आपको ई बुक परचेज करनी है भाई। अगर अभी तक वी मैथ्स एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं करी है तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वहां पे ई बुक ही नहीं है, वहां पे 1 रुपए का कोर्स है जिसके अंदर ये कंप्लीट सारी चीजें जितनी मैं पढ़ाता हूँ ना, इनका पीडीएफ आपको वहां पे मिलता है भाई। ठीक है, प्लस फ्री मटेरियल के सेक्शन में एप्लीकेशन पर ही मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं और उन ई बुक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक, तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हो या हम आपसे कनेक्शन फील करते हैं, तो भाई एप्लीकेशन पे जाकर रिव्यू जरूर दीजिए भाई। गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं ना, जहाँ से वहाँ नीचे रिव्यू का सेक्शन होता है, तो वो रिव्यू जरूर लिखिएगा अपना, ताकि चीजें मतलब जो और नया कैंडिडेट जुड़ेगा तो उसके माइंड में क्लियर हो कि हाँ, क्या फीडबैक है सर की टीचिंग का, कैसा पढ़ाते हैं, क्या मुझे इसको डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो आपके ऊपर देखिए, पूरा कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप मुझे रेटिंग देते हैं और कितना आप मेरा कैसा रिव्यू लिखते हैं। वो आप जानते हैं भाई कि हाँ, मैं पढ़ाता कैसा हूँ या कैसा मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है। लेकिन वो चीज़ें करिए ताकि औरों को उससे हेल्प मिलेगी। ठीक, तो अब शुरू करते हैं अपना मैट्रिसेस चैप्टर। यहाँ पे एक चीज़ पहले ही बता दूँ, आपको जितनी छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी यहाँ बिल्कुल बेसिक से कराऊँगा। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कराऊँगा यहाँ पे, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए, आप टर्म्स के अंदर खेलना सीख जाओ भाई। ओके? तो सबसे पहले देखिए, अगर सबसे पहली चीज़ ये हम देख लेते हैं, हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है? तो देखिए मैट्रिक्स मेरे भाई, मैट्रिक्स क्या होता है, आपको मान लो मैंने नंबर्स दे दिए, आपको कुछ भी एक मैं वर्ड प्रॉब्लम दे देता हूँ, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप उन चीज़ों को जब एक अरेंजमेंट कर देते हो ना, आप ये समझो कि मैंने आपको ना मल्टीपल चीज़ें दे दी, आपको मल्टीपल नंबर्स दे दिए, कुछ भी प्रॉब्लम दे दी, कुछ भी चीज़ें दे दी, आप मान लो कि आपने उनको ना एक ट्रे के अंदर लगा दिया। ट्रे देखिए ना भाई, ग्लास लेके जाते हो, मान लो घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, तो ट्रे के अंदर पानी रख के लेके जाते हो आप लोग, चाय लेके जाते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक ले जाता होगा, कोई जूस लेके चला जाता होगा। तो ये समझ के चलो कि मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक अ ट्रे। वो एक ट्रे है यार, उस ट्रे के अंदर ना नंबर्स बैठे हुए हैं वो। ठीक है, उस ट्रे के अंदर नंबर्स बैठे हुए हैं। अब वो ट्रे कैसी होती है, आप कहोगे सर ट्रे जो होती है हमारी रेक्टेंगुलर शेप होती है सर, हमारी एक तरीके से रेक्टेंग, मान लो आप कहोगे सर ऐसी सी होती है हमारी ट्रे। अब कोई कहेगा नहीं, हमारे घर में तो स्क्वायर शेप की है। ठीक, हालांकि मोस्टली ऐसी होती है। अब ये मत आ जाना कि कोई कहेगी नहीं सर हमारे यहाँ तो ट्रायंगुलर ट्रे है सर, कोई कहेगा पेंटागन है। तो एक आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैंने एक टर्मिनोलॉजी ले ली, यहाँ पे यूज कर लिया कि आपका एक जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का जो होता है ना, मान लो आपने नंबर्स को अरेंज करना, आपने एक रेक्टेंगुलर वे में नंबर्स को अरेंज कर दिया। मान लो आपने बोल दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, मान लो आपने ऐसे नंबर्स को ना अरेंज कर दिया। आप इसको ये सोच के चलो कि आपके पास एक ट्रे है, उसके अंदर आपने 6 ग्लासेस रख दिए हैं। अब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, इस ट्रे के अंदर आपने 6 ग्लासेस रख दिए हैं। तो यही आपका क्या है, जो ये ब्रैकेट होगी ना, या फिर समझ लो जो ये ट्रे है ना, यही मैट्रिक्स है भाई मेरे पास। यही मेरी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, हमारी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो जाती है नंबर्स के लिए। ठीक, पहली चीज क्लियर हो गई होगी अब आपके माइंड में कि मैट्रिक्स हुआ क्या। अब एक चीज देखना,
अब ये मैट्रिक्स ऐसी होगी। अब आप कहोगे सर आपने बोला कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मैंने क्या बोला कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यही चीज बोली ना भाई मैंने अभी। तो आप कहोगे सर फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आपके माइंड में आएगा। तो एक चीज देखो भाई, जो एक स्क्वायर होता है, मान लो ये लो, ये स्क्वायर मैंने बना दिया 1 2 3 4। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी तो एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है ना यार। स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो बड़ा क्या है, रेक्टेंगल बड़ा हुआ। रेक्टेंगल का ही एक पर्टिकुलर टाइप की जहां पे उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है वो स्क्वायर हो जाता है। ज्योमेट्री पढ़ी है ना भाई अच्छे से, नहीं पढ़ी है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ा रखी है भाई, कम से कम 6-7 घंटे में पढ़ा रखी है ज्योमेट्री। 4 घंटे की तो सिर्फ ट्रायंगल की वीडियो है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो चीज होगी मैट्रिक्स की, आपको देखना कैसे है। और सिंपल भाषा में देखो, आप बस ये समझो कि आपको ऐसा जो बड़ी ब्रैकेट्स दिखे ना, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर बैठे हुए नंबर्स दिख जाएं, तो वो मैट्रिक्स है भाई आपका। मैट्रिक्स वाले चैप्टर से आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीजें देखते हैं हम। एक हमारे पास फिर आ जाता है, मैं साथ में ना आज एनसीईआरटी भी मैंने रख ही ली है कि जो जो टॉपिक्स होंगे उनको एक ब्रीफ आइडिया आपका देता रहूंगा। अब एक चीज देखिए, आपकी नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके सामने, आपके सामने एक चीज आ जाती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आ जाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। बहुत बार देखिए आप लोग देखते होंगे कि आपके सामने लिखा रहता होगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर और कुछ नहीं है, आप बस एक माइंड में ना, अगर आपने ये बना लिया ना अपने माइंड के अंदर कि मेरी तो एक ट्रे है, ठीक है, आपने ये बना लिया, तो ऑर्डर उस मैट्रिक्स का और कुछ नहीं है। आप ये सोच के चलो कि जो वो ट्रे है ना, जो मैं हाथ में लिए जा रहा हूं, उस ट्रे की लंबाई क्या है और उस ट्रे की चौड़ाई क्या है। ये माइंड में क्लियर कर लेना कि लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई बाय चौड़ाई, कि कितनी उसकी लेंथ है कितनी उसकी ब्रेड्थ है। उसी चीज, मतलब ऐसा नहीं है भाई, देखिए आप में से काफी लोग ये भी कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर। तो देखिए मैं आपको बस रिलेट कर रहा हूँ किसी चीज से, ताकि आपके माइंड में चीजें कभी भी आप मतलब क्लैश ना करो यार, आपको कभी भी ये डाउट ना हो कि क्या इसका ऑर्डर मैं सही लिख रहा हूँ या इसका ऑर्डर मैं गलत लिख रहा हूँ। ये चीजें कई बार आती हैं कि मैं 3/2 लिखूंगा या 2/3 लिखूंगा इसको। आप लोग हमेशा रो और कॉलम में उलझ के रह जाते हो, उलझ जाते हो कि हाँ मैं पहले क्या लिखूं क्या नहीं। तो उसका एक ब्रीफ और उसका बिल्कुल एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब जिस दिन दिमाग में ये मान लिया ना कि ये तो एक ट्रे है भाई, तो कैसे लिखते हो, पहले लंबाई लिखूंगा फिर चौड़ाई लिखूंगा उसकी। ओके, तो अब एक चीज देख लेना, मान लो मुझे इसका ऑर्डर लिखना होता तो आप क्या कहोगे। अब एक देखो, इसके अंदर मान लो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसकी लंबाई लेंथ किधर जाएगी, यूं लेंथ जाएगी सर। तो लेंथ में कितनी लाइंस हैं इसमें ये देख लो। तो आप कहोगे सर एक तो ये है और एक ये है, तो एक तो आ गया मेरा 2, ये लंबाई हो गई। अब चौड़ाई मतलब कि ये इतनी इतनी एक्सपेंड होती चली जाएगी सर, वो चौड़ाई है मेरे पास। तो एक उसमें कितनी लाइंस हैं, 1 2 और 3। तो ये इधर लंबाई लिख दी, इधर चौड़ाई लिख दी इसकी, मान लो, ठीक है। और बीच में लगा देते हैं हम क्रॉस का साइन। क्यों, क्योंकि ये हमें डिनोट कर देता है कि कितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो आप खुद सोचो कि 2 2 2, देखो 2 फिर 2 और फिर 2, ऐसे 3 हैं, ऐसी 3 लाइनें हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 × 3 6 हो जाएंगे भाई उसके अंदर। तो अब इसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में सिखाता हूँ भाई आपको। तो देखिए आपका जो ये हॉरिजॉन्टल चीज होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो, रो बोला जाता है। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, सेकंड रो फर्स्ट रो। और जो ये वर्टिकल चीजें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम, C1 C2 C3, ये चीज होती है भाई। देखिए आपको पहले ही बताया था ना, आप खुद तो खुद एक चीज सोचो, जब भी आप लाइन में सीधे खड़े हो जाते हैं या लाइन में बैठ जाते हैं, स्कूल में भी जाओगे, असेंबली होती है, बच्चों को सीधा खड़ा करा जाता है, क्या कहते हैं कि सीधी रो में खड़े हो जाओ भाई, ठीक है, स्टैंड इन अ स्ट्रेट रो, कि सीधी लाइन बना लीजिए, तो वो है रो। तो आप खुद सोचिए कि जो सीधी बैठी हुई ना वो है रो, जब आपकी जब सीधी बैठी हुई है ऐसे। अब एक चीज देखो, अब आपको कॉलम कैसे दिखेंगे, एक के ऊपर एक दिखेगा, उसके ऊपर दिखेगा, उसके ऊपर दिखेगा, तो वो कॉलम। कॉलम देखिए, आपको पिछली क्लास में बताया था कि घर बनता है तो कहते हैं ना कॉलम डाल दो भाई, जो बीम होता है या फिर जिसको पिलर बोलते हैं, उसी चीज को कहीं ना कहीं कॉलम से रिलेट कर लो। कई जगह बोला जाता है कई स्टेट्स में कि हाँ कॉलम डलवाएं, हमने अपने घर में 4 कॉलम डलवाए हैं, हमारा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं, उम्मीद करता हूँ समझे होगे। तो कॉलम वो चीज होगी। तो रो में हमेशा याद रखो कि एक के साथ एक बैठेगा, उसके साथ उसके साथ उसके साथ बैठता चला जाएगा।
अब रो में कभी भी एक के ऊपर सर पे नहीं बैठ सकता, तो जहां सर के ऊपर बैठेगा वो कॉलम है और रो सीधी आएगी। ठीक, तो आपका ऑर्डर और कुछ नहीं होता, ऑर्डर आपके पास होता है रो बाय जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए कोई इसको इनटू बोल देता है, कोई इसको बाय बोल देता है और कोई इसको क्रॉस बोल देता है। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको वो ये बोल दिया कि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसमें ना m नंबर ऑफ रोज है, 1 2 ऐसे चलते चलते m तक आ गया मैं। ठीक है, और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका ऑर्डर हो जाएगा m तो रोज होंगी m क्रॉस n या m बाय n, ये हो जाएगा। और फिर मैं लास्ट में ये पूछ लूँ कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो हम तुरंत बता सकते हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे होंगे वो हो जाएंगे m इंटू n, क्योंकि देखिए 2 क्रॉस 3 था तो 2 3 6, ऐसे यहाँ पे हो जाते हैं m इंटू n। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई आपको, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब उम्मीद करता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं वो समझ गए होंगे। अब एक चीज देखिएगा आप, मान लो मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, मैंने ये बोल दिया इधर कि ये कोई भी मैट्रिक्स थी। अब देखिए ऑर्डर को लिखते कैसे, यहाँ पे लिखा जाता है m बाय n या m क्रॉस n, तो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब आप खुद सोचिएगा कितनी रोज हैं इसके अंदर, आप कहोगे सर m नंबर ऑफ रोज हैं, कितने कॉलम हैं n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सर, एलिमेंट्स कितने हैं m इंटू n, इसके नंबर एलिमेंट्स हैं सर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज और देखना बस आप भाई, तो आप ये मान लो कि आप इसको कैसे, अब एक चीज, हाँ देखो छोटी सी चीज मैं आपको ऊपर ये बताना भूल गया, कोई भी मैट्रिक्स है ना, यहाँ देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमेशा डिनोट कैसे की जाती है, डिनोट कैसे करते हो, कैपिटल लेटर, मान लो मैंने लिख दिया x से कर दी, तो इसको और कुछ मत सोचना, इसको सोचना हमेशा कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स डिनोट होती है भाई, कैपिटल लेटर। और जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे ना, उनको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर। ठीक है, अब आगे देखिए मैट्रिक्स की आपको मान लो नोटेशन सेट करनी है, मैट्रिक्स की आपको नोटेशन दिखानी है, तो आप कहते हो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या लिखते थे, ए आई और जे m क्रॉस n, ये चीज आपकी आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आई जो है आपका, आई आपका 1 से लेके, आई आपका देखिए ध्यान रखिए 1 से लेके आप m तक को कुछ भी पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो आई है ना, ये आई ये रो को दर्शाती कौन से नंबर की रो है, और ये जे जो है ये कॉलम को दर्शाता है कि कौन से नंबर का कॉलम है। अब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो आप यहां से पकड़ जाओगे कि m नंबर ऑफ रोज हैं, तो मैक्सिमम जो है आई की वैल्यू m तक जा सकती है मेरे भाई, ऐसे ही कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकती है। तो j जो मैंने j जो है ये कॉलम बताया, ये कितना हो सकता है, ये 1 से लेके n तक जा सकता है भाई मेरा। ओके, तो ये नोटेशन हो गई आपके पास। अब अगला चीज देखिए, ऐसे ही बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा सा आप टाइप्स भी समझ जाए मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स कई तरीके की होती हैं, हालांकि आप अभी आगे थोड़ा सा चलोगे, अभी तो एनसीईआरटी में आपको बहुत कम दे रखी है भाई, बहुत ज़्यादा कम दे रखी है एनसीईआरटी में। आप ग्रेजुएशन के पोर्शन में भी जब देखोगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं है, मैट्रिक्स के भी काफ़ी टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पहले ब्रीफ बेसिक वाला सीखते हैं। ठीक, बिल्कुल बेसिक वाला जानते हैं। तो टाइप्स में देखिए सबसे पहले टाइप देखिए आप, सबसे पहला टाइप होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, या आप रो मैट्रिक्स लिख लो, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या कहता है मुझे, रो मैट्रिक्स में ना सिंपल सी बात है, जब भी रो मैट्रिक्स पूछेगा तो वहां पे सिर्फ एक रो होगी भाई, आपके पास सिंगल रो होगी। जब आपके पास एक रो हो जाए, एक ही मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स हो, मान लो ये देखिए ऐसी मैट्रिक्स है कि आपके पास एक रो होगी। अब कॉलम आप कितने भी ले लो, मान लो आपने n नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिए, तो कॉलम्स आपके कितने हो जाए, लेकिन रो आपके पास सिर्फ सिंगल होगी, वो मेरी रो मैट्रिक्स कहलाती है भाई। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर हमारा होता है, एक आ जाता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स।
तो देखिए नाम से ही सजेस्ट हो रहा है मेरे पास, कॉलम मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एम लिख रहा हूँ बस इसको, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल कॉलम होगा मेरे पास, रोज तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मान लो कि इसमें कॉलम सिंगल होगा, तो रोज तो मान लो मेरे पास एम हो सकती हैं, लेकिन कॉलम एक ही होगा, कॉलम होगा सिंगल, और रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो रो मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स कैसी, अब ये पता कहाँ यूज होती है, देखिए आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं मेंशन है, ये तो सर ऐसी चीजें मेरे सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब देखिए ये इसलिए सिखा रहा हूँ, ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आपके क्वेश्चन में ना सीधा वर्ड लिख के आ जाएगा। आपका जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इन अ रो मैट्रिक्स, यहां से फिर क्वेश्चन शुरू करेगा, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि रो मैट्रिक्स होती क्या है, क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कैसे उठाओगे यार। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं ना, या आप मुझसे डाउट्स पूछते हो कि सर क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, ये समझ नहीं आता शुरू कहां से करें या क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, तो वो चीजें मेरे भाई, इसलिए आपको एक बार ये बेसिक में लेके आया हूं, ताकि आपको पता तो हो, जब क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाए फाइंड द रैंक ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा कुछ करके लिखा आ गया, तो अब आपको कॉलम मैट्रिक्स ही नहीं पता तो कैसे रैंक निकाल के लेके आओगे आप। ओके, तो इस वजह से ध्यान से सुनो भाई, जिसको भी लगता है ना कि हम बहुत बेसिक है, ये सब मुझे आता है, भाई वो स्किप कर सकता है, देखिए मैं यही कह सकता हूँ, या फिर 2x पर लगा के इस वीडियो को देख सकता है आराम से। आगे देखिए, अब एक थर्ड टाइप हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड हमारे पास देखिए निकल के आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या है, जैसा कि नाम ही, आप सोचो स्क्वायर, एक एक आपकी जो ट्रे है स्क्वायर कब होगी, आप कहोगे सर जब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब लेंथ क्या है, रोज हैं सर हमारी जितनी भी रो होंगी, और ब्रेड्थ क्या है सर, हमारे जो भी कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है मेरे पास जहां पे मेरे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाते हैं। मान लो आपकी m क्रॉस n है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, m और n आपके बराबर होने चाहिए भाई। एग्जाम्पल देख लो, आपने बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, इसका क्या हुआ, आप कहोगे सर एक रो है और एक कॉलम है, ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 1 हो गया सर। एक आप कहोगे सर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, 2/2, ठीक है, एम बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऐसे ही एक बन जाती है सर 3/3, ऐसे ही 4/4, 5/5, तो वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी जहां पे आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें, एक चीज देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से एक चीज और सीख लो भाई, एक चीज और छोटी सी आपकी मिस हो जाती है यहाँ पे, एक चीज सीखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ABC 1 2 3 EFG, तो एक चीज ये सीखना, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसमें देखिए एक ना डायगोनल होता है आपका, एक ये जो होता है, ये देखिए ये जो बीच में जाएगा, अब ऊपर भी 3 बच गए, नीचे भी 3 बच गए, इधर डायगोनल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट देख लो क्या होते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा, अगर देखिए डायगोनलाइजेशन तो आपके है सिलेबस में, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ये देख लो आप, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, अब आप अभी आप जानते हो कि अंदर जो बैठे हुए हैं, अंदर जो बैठे हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को AIJ। तो जब भी आपका I और J बराबर हो जाएगा, जब भी आपका I और J बराबर हो जाएगा, दैट इज, अब देखिए आपका मतलब कि A11 एलिमेंट, A22, A33, तो ये वाले सारे जितने एलिमेंट्स होंगे ना, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे सारी चीजें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने क्या क्या सीखा, आपने रो मैट्रिक्स सीखी, सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सीखी, सिंगल कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स सीखी, डायगोनल्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स सीखी, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सर, A11, A22, A3, जहां पे I और J बराबर हो जाएंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आराम से मैं इस चीज को आराम से देख सकता हूँ सर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये भी अगर आपको A11 नहीं समझ आ रहा है तो आप एक सीधा देखिए, एक चीज देखिए, मान लो मैं 3/3 की मैट्रिक्स बना देता हूँ, तो ये होता है हमारे देखिए A11, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे लिखा जाता है, बोला जाता है A1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये होता है भाई। तो जहां पे आपका रो, वही तो बता रहा हूं ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो का नंबर और कॉलम का नंबर, जैसे 1 1, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा इन चीजों को अच्छे से। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, आपकी आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास आ जाती है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप सीख गए हो, अब आपके पास आ जाती है फोर्थ नंबर पे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसीलिए देखिए मैंने डायगोनल का आपको पहले बता दिया कि डायगोनल होते क्या हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ, मान लो आपने डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करो, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो कि जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं हमारे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे भाई। आप देखिए बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिए, मान लो मैं एक 3x3 की डायगोनल एलिमेंट बना रहा हूँ, 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो यहाँ मेरे को पता है डायगोनल एलिमेंट होंगे, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो, जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए आगे चल के आपका ना ग्रेजुएशन में पोर्शन भी आता है और सिलेबस में भी मेंशन है भाई, डायगोनलाइजेशन आपके सिलेबस में मेंशन है। एक बार मैं देख लेता हूं, देखिए आपको बिल्कुल मेरे सामने सिलेबस भी है, आपको देखिए अगर आप देखोगे ना तो आपको देखिए दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज से अगली लाइन में आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये रहा मैट्रिक्स इन डायगोनल फॉर्म, मैट्रिक्स इन डायगोनल फॉर्म आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके बाद रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म अप टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि आपको मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस भी करना पड़ेगा ऑर्डर 3 तक। तो उससे पहले जान तो लो डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, इसलिए आपको मैंने ये सारी चीजें बताई हैं भाई, बिल्कुल क्लियर करी हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स अब आप जान चुके हो, मैंने लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो ये आपकी चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अब आगे वाला मैट्रिक्स देखिए स्केलर मैट्रिक्स होती है। आगे देखिए जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है यार, स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ आपकी वही है जहां पे आपको कोई भी एक स्केलर हो जाएगा, आपको जहां पे क्या मिल जाएगा, आप कहोगे स्केलर मैट्रिक्स जो होगी वो और कुछ नहीं है, आप एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं जब उसमें स्केलर आ जाता है। अब स्केलर क्या होता है आप जानते हो, देखिए भाई आप क्या जानते हो, आप जानते हो स्केलर है क्या चीज, आप कहोगे सर स्केलर वही चीज है जो भी मेरा कोई भी एक मान लो स्केलर नंबर आ जाएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स ही मेरी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर आपके सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो इतनी सिंपल सी छोटी सी चीज आपके लिए है। अब देखिए कितना सिंपल है ये, तो डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर कहलाती है। अब कब कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, कब, कब कहलाएगी, जब डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, जब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होंगे भाई, बस इतना याद रखो आप, इक्वल होंगे। मान लो कि आपको बनानी है, तो ये लो 3x3 की बना लेते हैं, तो आप जानते हो जब ये 1 है तो ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, बाकी तो जीरो रहेगा, डायगोनल होने के लिए जीरो रहना पड़ेगा। तो स्केलर मैट्रिक्स होगी कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक स्केलर एक नंबर आ जाए आपका, कहाँ पे, हर डायगोनल एलिमेंट पे सेम नंबर बैठा हो, वही डायगोनल है आपके लिए, सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ, वही आपके लिए स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद अगला क्या आ जाएगा आपका, अगला आपका आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहीं ना कहीं सेम वैसी है जैसी स्केलर मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही चीज है, जैसे देखो आपने क्या किया, डायगोनल मैट्रिक्स से, डायगोनल मैट्रिक्स से लेकर के आप आए हो डायगोनल को लेके स्केलर मैट्रिक्स तक, कि डायगोनल में आपने देखा सर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे नंबर बैठे होंगे बाकी सब जीरो। स्केलर में क्या होगा, जो वो नंबर बैठे होंगे
वो सर कोई भी एक स्केलर नंबर हो सकता है, लेकिन सेम होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है कि जो वो स्केलर बैठे होंगे वो 1 हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये लीजिए भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके जो भी नंबर बैठे होंगे, मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो भी डायगोनल पे बैठा होगा ना, मान लो 2 बाई 2 की बनानी है, आप कहोगे सर 1 0 0 1, 1 बाई 1 की बनाते तो 1 आ जाता है बस। तो कुल मिला के आप ये याद रखो, जब ए आई जे है और इसमें भी जब i इज इक्वल टू जे होगा तो वहां पर आपका एलिमेंट 1 होना चाहिए बस। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपकी हर जगह यूज होती है भाई, आपने देखा भी होगा, हर क्वेश्चन में देखा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर जगह यूज होती है। ठीक, आइडेंटिटी होगी। एक आपकी फिर आती है जीरो मैट्रिक्स। छोटी छोटी चीजें हैं, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत भरपूर हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। ठीक है, एक होती है आपके लिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जब सारे ही नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो मान लो जीरो मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स है सर। मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स में दिखाता हूँ, 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है सर। या फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है सर। तो जहां पर भी आपके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे वही जीरो मैट्रिक्स है यार। ओके, ये चीज हो गई अब आपकी। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वेलिटी को हम कैसे देखेंगे? ठीक है, नेक्स्ट है मेरी इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कैसे होती हैं। तो मान लो कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये कह दिया कि मेरी मैट्रिक्स है एक 2 0 3 1 और एक मैट्रिक्स है 2 0 3 1 और एक मैट्रिक्स है 3 0 2 1। अब आप एक चीज देखना भाई, यहाँ पे हम कब इन चीजों को इक्वल बोलेंगे, कब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, कब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती हैं। अब आप देखो ये क्या है, आपको सर पहली रो का पहला एलिमेंट A11, इसमें A11 क्या है सर? A11 ये 2 है। इसमें A11 क्या है सर? इसमें A11 3 है। तो आपको कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का अगर किसी दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी चेक कर रहे हो ना आप, तो जो यहाँ A11 होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 0 0 1 1, तो ये इक्वल हो गई भाई। अब यहाँ देखिए आपको कहें सर ये तो इक्वल ही है, ये तो मुझे दिख ही रही है कि ये इक्वल है। अब मैं कहूँगा ठीक है, अगर इतना ही दिख रही है, ये लो मैंने यहाँ पे कर दिया C और मैंने बोल दिया अब कि ये इक्वल है और C की वैल्यू बताओ, तब आप यही तो कहोगे सर C इज इक्वल टू 1 आएगा। इसलिए इक्वलिटी की जरूरत पड़ती है। क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं? आपको सर इसमें तो A11 पे तो 2 बैठा हुआ है, पहला एलिमेंट जो है, पहली रो पहली कॉलम, यहाँ 2 है, यहाँ पहली रो पहला कॉलम, यहाँ 3 है, ये इक्वल नहीं हो सकते सर। इतना छोटा सा आपको काम करना था भाई इक्वेलिटी चेक करने में। तो आपको याद क्या रखना है इक्वेलिटी से? इक्वेलिटी से आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग चेक करेंगे। अगर पहली मैट्रिक्स का A11 चेक किया तो उसका भी A11 चेक करना है, क्या बराबर है। किसी मैट्रिक्स का A32 चेक किया, मतलब कि थर्ड रो पे सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट बैठा हुआ है, दूसरी मैट्रिक्स में भी अगर वही बैठा हुआ है तो वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सारे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो 9 एलिमेंट्स हैं, 8 बराबर हो गए, 9वां बराबर नहीं है तो बराबर नहीं मानी जाएगी भाई इक्वालिटी। ठीक है, सारे बराबर होने चाहिए। इसके बाद की हेडिंग देखिए, इससे आप अगर चाहो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लो एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपका दिया हुआ है 2a प्लस बी 5c माइनस डी, फिर है a माइनस 2b और 4c प्लस 3d, ये है, और इक्वल दे दी ये मैट्रिक्स 4 11 माइनस 3 24। तो आप क्या करोगे? आपसे बोले ए बी सी डी की वैल्यू बताओ, ए बी सी और डी की वैल्यूज बताओ क्या होगी। तो आप यही तो कहोगे कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं इक्वल दे रखी हैं। इक्वल दे रखी है मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 2a प्लस बी जो है इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से आप कहोगे सर a माइनस 2b जो है वो हो जाएगा माइनस 3। इनको तो सोल्व करना आता ही है सर, मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, 2a माइनस 4b
माइनस का 6 हो गया। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और 1 5, बी की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई सर, बी की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। जैसे ही बी 2 दिखा यहाँ पे पुट कर लिया तो 2 ए की वैल्यू 4 में से 2 गए 2, ए की वैल्यू आ जाएगी सर 1। तो सिमिलरली ऐसे ही आप लोग आराम से सी और डी की भी निकाल लोगे। तो देखिए इक्वलिटी यहाँ यूज हो जाती है, आपको एग्जाम्पल भी देकर बता दिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इक्वलिटी के बाद अगला टॉपिक है हमारा, देखिए ऑपरेशंस कैसे कैसे लग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशंस कैसे लगते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। मान लो नेक्स्ट टॉपिक ये डाल देता हूं मैं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स लिख लो बस, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगते हैं भाई। ठीक है, ये मैट्रिसेस ही लिख लो आप यहाँ पे, नहीं आप कहोगे सर इंग्लिश का एरर आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ऑपरेशन आप चेक करो। मान लो आपने बोला एडिशन, ऐड कैसे करते हैं सर, एडिशन कह लो, एक ही बात बताऊंगा भाई, देख एडिशन कह लो, सब्ट्रैक्शन कह लो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कह लेना। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी आपको, इसे 2/3 की मैट्रिक्स है। अब मुझे इसमें ऐड करना है 3 4 8 2 1 4, ये कैसी होगी आपको, उसे 2/3 की होगी। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आप क्या कहोगे, मैं सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग, इक्वलिटी में क्या चेक करते थे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐड करते हुए भी ये पहला एलिमेंट इस पहले में ही ऐड होगा भाई, और कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए 3 और 1 4, फिर 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4, यहाँ आएगा 3 + 8, ऐसे आपका बनता रहेगा 4 + 2 5 + 1 और 6 + 4। जैसे ही एडिशन हुआ ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन भी होगा भाई, जैसे ही आपका एडिशन होगा ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन भी होगा। लेकिन ये हो गया एडिशन वाला खेल आपका। ठीक है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात देखिए यहाँ से क्या याद रखनी है, आप एडिशन कब कर पाओगे, आप खुद देख पा रहे हो, आप खुद एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपके सामने जब ऑर्डर सेम होगा ना मैट्रिक्स का, तभी आप एडिशन कर सकते हो। वरना मान लो कि एक मैट्रिक्स हो जाती है आपकी 3/3 की और एक हो जाती है आपकी 2/3 की। देखिए नींद आने शुरू हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। एक मैट्रिक्स आपकी 2/3 और एक है 3/2, ऐसा मान लो, 3/3 कुछ भी मान लो आपके ऑर्डर्स अलग अलग हैं, ऑर्डर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें आप जोड़ ही नहीं पाओगे। मान लो आपने जोड़ते चलेगा जोड़ते चले, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ 8 एलिमेंट है, कैसे जोड़ पाओगे सारों में, 8 में तो 8 जोड़ पाओगे, बाकी 2 बच जाएंगे, तो वो ऐड नहीं हुए। तो मेरे को कमेंट करके ये बताना, आपके दिमाग में एक डाउट छोड़ के जा रहा हूँ भाई, कि एडिशन के टाइम पे क्या सच में ऑर्डर सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं जो आपके सिलेबस में मतलब डिफाइंड है। अब देखिए एक है मल्टीप्लीकेशन, एक चीज है मल्टीप्लीकेशन आपकी किससे, स्केलर नंबर से। दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, कि किसी भी एक स्केलर नंबर से। इसमें क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक 2/2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको ये मैट्रिक्स आपकी ए, मैं कह रहा हूँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करा के 2a निकालना है। तो आप क्या करते हो, 2 का मल्टीप्लाई कराते हो इसके अंदर 1 2 3 4। अब ये 2 का मल्टीप्लाई ना हर एक एलिमेंट के साथ होगा भाई, ये 2 जाएगा हर एक के पास जाएगा, हाँ भाई क्या बात है, तो वो कहेगा क्या हुआ, कहेगा गुणा करूंगा भाई तेरे से, ठीक है आजा लड़ लेते हैं थोड़ी देर। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा आपका अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सेम चीज हो जाता है। अब मान लो नेगेटिव हो जाता, ये स्केलर नेगेटिव भी तो हो सकता है सर, -1 से करूं तो अंदर सारे माइनस ले लेंगे भाई, ये चीज भी याद रखनी है आपको। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया कैसे करोगे, जैसे आपने एडिशन किया है ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में हम लोग अभी नहीं घुसेंगे क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है अपनी, उस टाइप में कोई ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं। फिर देखिए अगली चीज़ सीखिए जो आपके काम की बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो है आपके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब आगे चेक करिए आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको कराना है। तो देखिए यहाँ पर भी कंडीशन होती है आपके पास, ठीक। कंडीशन देखिए, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये वाली मैट्रिक्स है, ये लो। दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो कुछ ऐसी सी है। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए ए इंटू बी, ए बी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब होगा। देखो मान लो कि आप निकालने चल पड़ते हो, पहले पहले देख तो लो कि पॉसिबल होगा कब। पॉसिबल कब होगा भाई, कब होगा। तो इसका मान लो ए का ऑर्डर है आपका m क्रॉस n या m बाई n। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर m नंबर ऑफ रोज हैं, कि रो कितनी है m, कॉलम कितने हैं n, ठीक है। अब b के अंदर अब इनका मल्टीप्लाई करा पाओ, उसके लिए कंडीशन होती है मेरे भाई। कंडीशन क्या है, कंडीशन इतनी सी है कि जो इसका a का, मान लो a की प्रोडक्ट आपको b से कराना है, तो पहले क्या है a आएगा, पहले a आएगा। तो इसका कॉलम जहां ये खत्म हो रहा है n, वहीं से ये शुरू होना चाहिए भाई, वहीं से इसकी रोज होनी चाहिए शुरू, n क्रॉस। आगे आप कुछ भी मान लो, आपने मान लो p n के बाद p मान लिया, ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, जो फाइनल यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ए और बी का, वो बनता कैसे है, वो बनेगा जो ये बच गया ना, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। जो ये बच गया ना आपका m, और ये बाकी का ये बच गया p, तो m क्रॉस p की ऑर्डर बन जाती है। जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका m क्रॉस p की मैट्रिक्स बनती है फिर, क्योंकि दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो भी मैट्रिक्स आएगी, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी मैट्रिक्स आएगी, दो मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो तो भी मैट्रिक्स आएगी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो अगर पॉसिबल हुआ उनका मल्टीप्लिकेशन तो भी मैट्रिक्स आएगी। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो ऐसे हो जाएगा। आपको बस छोटी सी देखिए, पहली चीज तो पहले ना मैट्रिक मल्टीप्लाई करने से पहले चीजें ये तो देख लो क्या वो मल्टीप्लाई सच में होगा भी कि नहीं होगा। वो होगा, कब होगा, जब पहला, इसमें कभी भी आप ऐसा नहीं देखे, जैसे हम लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, हर बार जरूरी नहीं है भाई, हर बार जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर होगा। तो ए का गुणा कराना है बी के साथ, मतलब ए इंटू बी, पहले क्या आया ए, तो ए का जो ऑर्डर होगा ना, मान लो m क्रॉस n है या m बाई n है, ठीक है। तो जहां ए के कॉलम और बी के रोज, ए के कॉलम बी के रोज सेम होने चाहिए, ये नंबर सेम होना चाहिए। जब ये नंबर सेम होगा तो ए का रो और बी का कॉलम ये मिलके वो प्रोडक्ट दे देंगे भाई, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। आगे चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि आपको मैट्रिक्स पहले छोटे से सिखाते हैं भाई, आपको बिल्कुल बेसिक से। एग्जाम्पल लीजिए, आपको मल्टीप्लाई कराना 2 5 8 10, इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है आपको 4 और 40 से, 4 40 खत्म, ये प्रोडक्ट कराना था आपको। आप क्या कहोगे, सबसे पहले सर मैं कंडीशन देखूंगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको सर 2 बाई 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको सर दो रो है एक कॉलम है। तो आप एक चीज देखो, ये रो, ये कॉलम और ये रो सेम है ना भाई, बिल्कुल सेम है। तो अब यहां से आप पहचान जाओगे सर 2 बाई 1 की मेरी मैट्रिक्स मिलेगी, तो पहले ही बना लो 2 बाई 1, 2 बाई 1, ये मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहां आएगा क्या, तो आपको देखो करना क्या है, आपको करना क्या है, देखो मैं दो पेन से सिखाता हूं आपको, सिर्फ इतना सा पोर्शन करना है। मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, आपको इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है। तो आप करोगे क्या ना, पहले वाली ये है, दूसरे वाली ये है, पहली का रो उठाओगे, पहली की रो उठा के ये मान लो कि आपको इस रो को, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। ये यूं से यूं जाएगा भाई, पहली रो दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट। कैसे, वो देख लो भाई यहाँ पे। तो आप कहोगे मैंने यहां से यूं उठाना है रो को और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। पहली रो को, पहली रो क्या है 2 और 5, कॉलम क्या है 4 और 5। इस वजह से देखिए क्या आ जाता है कि इसके कॉलम और इसके जो रोज है ना वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक जब आप जाओ, देखो आप खुद देखना अभी यहाँ से, यहाँ आते आते कितने कॉलम थे सर, दो थे, एक 2 वाला एक 5 वाला। इधर रो कितने हैं, एक 4 वाली एक 40 वाली, इसलिए वो चीजें सेम होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, क्योंकि यहां से उठा के यहां जब ले जाओगे इंडिविजुअली देखो, तो यहां से a11 था, यहां से a11 था,
यहाँ से A12 था तो वहां से A21 था, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से और ऐड करते चले जाना। 5 का मल्टीप्लाई इस 40 से, 5 का मल्टीप्लाई 40 से, ये आ गया आपका पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट आ गया ये। अब मान लो इसके आगे एक कॉलम और होता, एक कॉलम और होता, तो इसी पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से कराते, और होता पहली रो को तीसरे से कराते। यहाँ लेकिन कॉलम ही एक है। अब उठाओगे आप दूसरी रो को, आप इसको उठाओगे पहले कॉलम में डाल दोगे, तो आप डालोगे तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। तो रिजल्ट क्या निकल के आया आपका, आपको सर रिजल्ट आ गया 4 दूनी 8 और 200, तो यहाँ से तो सर 208 आ गया, और यहाँ से करोगे 8 चौक 32 और 400, तो ये सर 432 आ गया भाई आपका। देखिए 2x1 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग, 3/3 से और मल्टीप्लाई देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपसे। पहले तो एक चीज़ ये देखो, आप एक एग्जाम्पल और लो। आपके सामने मान लो मैंने ये लिख दिया कि आपकी मैट्रिक्स है 1 0 -1 3 2 4, ये है सी। एक मैट्रिक्स है डी, ये आपकी है 2 -1 5 7 1 -4। आपको निकालना है सी इंटू डी, सी डी। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम सर मेरा होगा, इसके ऑर्डर लिखूंगा सर, ये है 2 रो हैं 3 कॉलम है, ये सर 3 रो हैं 2 कॉलम है, तो क्या ये सर मेरा सेम है? ये 3 और ये 3 सेम है सर, बिल्कुल सेम, मतलब सी और डी पॉसिबल हो जाएगा सर, सी और डी पॉसिबल होगा। पहले तो यही चेक करना है ना। उसके बाद अब मैं देख लेता हूं सर होगा कितना। अब आप जानते हो कि होगा कितना सर, 2/2 का होगा, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरी 2/2 की। तो करना क्या है, इसकी पहली रो को उठा के पहले कॉलम के अंदर डालना है। डाल दो भाई, 1 का प्रोडक्ट करोगे 2 के साथ, प्लस लगाओगे, फिर -1 का प्रोडक्ट करोगे इस -1 के साथ, प्लस लगाओगे, 2 का प्रोडक्ट करोगे 5 के साथ। बिल्कुल एक एक बेसिक स्टेप सिखा रहा हूं भाई, क्योंकि आपको ना मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये लिखा, ये आपका पहला एलिमेंट बना है। फिर इसी रो को, पहली रो को अब आगे वाले कॉलम के साथ डालोगे, तो डालोगे तो दूसरा एलिमेंट निकल के आएगा, 1 का प्रोडक्ट 7 के साथ, प्लस -1 का प्रोडक्ट 1 के साथ, प्लस 2 का प्रोडक्ट -4। ये आपका दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब पहली रो के साथ सारे कॉलम खत्म हो गए। अब उठाओगे सेकंड रो, अब यहां से उठानी सेकंड रो, सेकंड रो को फिर डालोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो डालोगे तो 0 का प्रोडक्ट 2 के साथ, प्लस 3 का प्रोडक्ट -1 के साथ, 4 का प्रोडक्ट 5 के साथ, ये आ गया आपका ये वाला एलिमेंट। ठीक है, सेकंड रो का पहला एलिमेंट। फिर इसी रो को अगले कॉलम में डालते चले जाओ। आपको सर 0 का प्रोडक्ट 7 के साथ, प्लस 3 का प्रोडक्ट 1 के साथ, प्लस 4 का प्रोडक्ट -4 के साथ। तो देखो आपके पास कितने आ गए, 4 एलिमेंट आ गए, 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। इसको अब आप सोल्व करना है। हालांकि ये चीजें आप ओरली कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में ओरली कैसे। अब खुद देखो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 और यहाँ से भी +1 बन जाएगा, 12 और 1 13। नीचे देखो 0 -3 और 20, तो 17 आ गया। यहाँ देखो 7 7, यहाँ से -1, यहाँ से -8, -8 और 1 -9 और 7 -2। यहाँ देखिए माइनस का 16 और यहाँ से 3, -16 और प्लस का 3, तो माइनस का 13 आ गया भाई आपका सी डी की वैल्यू। ठीक है, आपका सी डी करेक्ट निकल के आ गया यहाँ से। ओके, आगे देखिए एक छोटी सी चीज और कराता हूं आपको। आपको मान लो प्रोडक्ट कराना है। अब देखिए मैं सिखाता हूँ ओरली कैसे करते हैं इन चीज़ों को। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो देखिए आप ओरली कैसे करोगे। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो आपको प्रोडक्ट कराना है, आपका मैट्रिक्स है ए, ये है 6 2 9 3। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी, इसकी वैल्यू क्या है 2 7 6 9 0 8। आपको निकालना है ए बी। तो अब देखिए मेरे सामने मान लो ऐसा कुछ आ जाता कभी, तो मैं तुरंत क्या करता, मेरा चेक होता कि मैट्रिक्स है 2/2, मैट्रिक्स है 2/3, तो 2 और 2 सेम है। मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो मेरे पास निकल के आएगी कि 3 तो कॉलम होंगे, 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे 2/3 की। अब देखिए मैं कैसे करूंगा, मैं उठाता हूँ कि यूं उठा के यूं ले जाना है, तो मैं कहूँगा 6 दूनी 12 जमा 9 सते 63, 63 और 12 75, ऐसे सीधा लिखता हूँ भाई मैं।
अब मैं इस रो को, मुझे पता है पहली रो को सेकंड कॉलम में लेके आना है, तो 6 6 36 और 9 9 81, 81 में 36 जोड़ दूं तो 87 में 30 जोड़ लो, बात तो बराबर हो गई। 8 3 11 तो 117 आ गया भाई। आगे देखिए, इसी को यूं डालूंगा तो 0 से 0 हो गया, 9 8 72 हो गया। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 7 या 21, 21 और 4 25, फिर 2 6 12, 9 3 27, ऐसे ओरली करो। 2 6 12, 9 3 27, 27 और 12 आपको सर 39, फिर 2 0 0, 8 3 24, देखिए आंसर आ गया आपके पास। ऐसे आपको ना अब बार बार नहीं लिखना, वो चीजें मैं आपको सिखा रहा था तो मैंने एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी में लिखा भाई, लेकिन आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे ओरली कर लो भाई। मेरे को आप कितनी बड़ी मैट्रिक्स दे दो, मैं यूं चुटकी में कर। और इस चीज का बेनिफिट क्या होता है ना, ऐसे ओरली कैलकुलेशन करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप लोग ना शॉर्ट ट्रिक में ढूंढते हो। हालांकि बता दूंगा आपको इनवर्स की शॉर्ट ट्रिक भी क्या होती है, बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं। मैं आज तक मैंने कभी वो शॉर्ट ट्रिक लगाई नहीं। मेरे को ये लगता है कि वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो ज्यादा समय लेती है और मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि मैं एक ही लाइन में इनवर्स निकाल के ले आता हूँ। मैं सीधा ऐसे मेंटली करके एक ही मैट्रिक्स बनाता हूँ, उसमें डायरेक्ट इनवर्स रख लेता हूँ मैं। मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है। लेकिन कई जगह आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई जाती होगी, लेकिन मैं बस ये सोचता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन ही जब वो शॉर्ट ट्रिक से फास्ट है तो मैं क्यों शॉर्ट ट्रिक के साथ जाऊं। ठीक है, बहुत बार अक्सर ऐसा होता है यार कि आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे घूमते हो। अब अक्सर ऐसा है, मेरे साथ है, कई जगह ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट मेथड लगाने से भी ज्यादा मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है और मैं आंसर निकाल लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है भाई। यहाँ आपका देखिए मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगली चीज देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्या है, फिर तो आपकी प्रॉपर्टीज दे रखी है एनसीईआरटी में, वो आपको कोई मैटर नहीं करता है अभी हाल फिलहाल में तो। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हालांकि वीडियो आज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपका बेसिक क्लियर हो जाए वही बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए, ताकि मैं कल से फिर सारी चीज़ें अच्छे से शुरू करा पाऊँ। अब नेक्स्ट देखिए क्या आता है, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपके में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब तक ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे ना यार, क्वेश्चंस पकड़ में नहीं आते। फिर मैं तो मैट्रिक्स जो है ग्रेजुएशन का पूरा करा के निकल जाऊंगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आया, क्वेश्चंस कराए और निकल गया, नहीं, वो मतलब ही नहीं है यार। ऐसा है ही नहीं कि हाँ व्यूज के लिए पढ़ाने के लिए आना, नहीं, आया हूं तो कुछ सिखा के जाना है बस। और आपको ये होना चाहिए कि हाँ सर आए हैं तो हम आज कुछ सीखेंगे। अगर मैंने विकास सर की क्लास ली है तो आज मैंने इससे क्या सीखा, बस वो चीज, क्या वो मेरे लिए फ्रूटफुल रही या नहीं रही, ये चीज देख लिया आपको बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आपका और कुछ चीज नहीं है भाई, आप बस इतना ध्यान रखो। ट्रांसपोज में आपको देखिए करना क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा। जो रोज है ना, रोज को तो कॉलम्स बना दो, रोज को कॉलम्स बना दो, एंड कॉलम्स को रोज बना दो। कन्वर्ट करना है बस आपको उठा के। ठीक है, अरेंजमेंट आपको अपने हिसाब से करनी है, कॉलम्स को रोज बना दो। अब आगे देखिए एग्जाम्पल से सीखो आप। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, अब वो मैट्रिक्स है 1 2 0 4 3 9, ये थी। ठीक है, अब आप जानते हो इसके अंदर ये है। अब दूसरा एक और देख लेना भाई, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं इसको, तो इसको डिनोटेड बाय, या तो आप लोग लिखते हो ए ट्रांसपोज या ए डैश, या फिर कई जगह आपको दिखेगा ए ट्रांसपोज ए की पावर में टी लगा दिखेगा, या तो ए डैश दिखेगा या ए ट्रांसपोज ए टी दिखेगा। सॉरी, आगे देखिए कैसे करेंगे। अभी क्या बताया, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो। पहले तो इसका ऑर्डर बता दो भाई आप मेरे को। आप क्या कहोगे, सर 2 रो हैं 3 कॉलम है तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। तो मैं बस इतना पूछ लूं ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर ये रो थी, इसको तो कॉलम बनाना है तो 2 पीछे चला गया, और कॉलम को रो बनाना 3 पहले आ गया, तो इसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3/2 होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आप देखो ए ट्रांसपोज, क्या बोला था मैंने, रो को कॉलम बना दो। रो कौन सी है, आपको सर ये वाली मेरी रो है, एक रो ये वाली है, तो R1 R2, R1 को C1 बनाना है आपको। तो आप कहोगे अगर कोई चीज यूं लिखी है, देखिए रो कैसी है, सर रो यूं लिखी हुई है, कॉलम यू लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं इस रो को उठा लो, ये रो में जितनी चीजें हैं ना, इसको उठा के, उठाओ, बोलो उठो भाई, उठ गए सर, उठ गए, लो आ जाओ, अब ऐसे आ जाओ। तो ऐसे रखना है, तो रखोगे अगर तो 1 2
0 बन गया कॉलम। इस वाली रो को उठा लो, अब आप कहोगे सर 4 3 9, हो गया भाई आपका पूरा। अब ऑर्डर चेक करके देखो, आप क्या कहोगे 1 2 3, 3 रो है सर, और 1 और 2, 2 कॉलम है सर। आ तो गई सेम चीज, आ तो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सिर्फ इतना सा है, इससे क्लियर भाषा में देखिए कोई मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आपको सिर्फ ये याद रखो, मान लो मैट्रिक्स के अंदर ये रो है और ये कॉलम है, आपको इस रो को पकड़, कोई भी एक चीज पकड़ लो भाई, दोनों पे मत फोकस करना कि आपने रो को कॉलम तो बना दिया, अब उस कॉलम को उठा के दोबारा रो बना दोगे तो वो सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, ये रो है और ये कॉलम है, आपने इस रो को पकड़ लिया, मान लो आप रो को पकड़ लिया, कह रहे उठो, ये उठे, हाँ सर बताओ कहाँ जाना है, तो आप कहोगे उठो, यहां से ऐसे उठ के यूं बैठ जाओ जाके कॉलम की तरह, या फिर आप कहोगे कॉलम वाला को उठो भाई, उठो यहां से कॉलम उठो और यूं बैठ जाओ जाके मैट्रिक्स के अंदर। तो कोई भी एक चीज कर लेना, आपका ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे और कर लीजिए आप, क्योंकि हो सकता है आप लोग 2 बार लगा दो और क्लियर थोड़ा सा मामला खराब हो जाए। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत अच्छे से देखना आप। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत ही अच्छे से देखनी है आपको। लिख देता हूं इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखिए पहली प्रॉपर्टी, मान लो आपको ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है पहले से, और उसका भी ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। क्यों? मान लो पहले आपने एक बार रो को उठाया, कॉलम बना दिया, अब उसी कॉलम को उठा के रो बना दिया, सेम मैट्रिक्स आ गई आपके पास। ठीक है, ये हो गई पहली में। दूसरी क्या है, आपके पास मान लो कोई भी एक ट्रांसपोज था, एक मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, और उस स्केलर से मल्टीप्लाई करा के फिर पूरे का ट्रांसपोज कर दिया, तो आप क्या कहोगे सर इसको पूरे को ट्रांसपोज बना देता, स्केलर बाहर निकाल सकता हूं आराम से। एग्जाम्पल से देखो, ये चीज कई बार ना समझ नहीं आती आप लोगों को। देखिए कोई भी एक मैट्रिक्स है, छोटी मैट्रिक्स से सिखाऊंगा मैं, 1 2 2 3 2 4 मान लो। अब मैं कह रहा हूँ आपको मान लो 3 ए करना था, 3 ए मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, ऊपर नीचे मतलब अंदर सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 कर दिया सर। मैं कह रहा हूँ यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाल के लेके जाओ, ए ट्रांसपोज निकाल के लाओगे तो आप कहोगे सर रो को उठाया 1 और 2 को ये बना दिया सर, फिर 2 और 4 को ये बना दिया सर, ये कर लिया आपने। इसके बाद आप, मैं कहूँगा यहाँ से आप इसको अब 3 को मल्टीप्लाई करा के देखो ए ट्रांसपोज में, ये दीवार खींच रखी है भाई बीच में। ठीक, जब 3 से कराओगे तो आप कहोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो अब एक चीज़ देखो, क्या जो ये चीज़ थी 3a और जो ये चीज़ थी, ये इसी का ट्रांसपोज तो हुआ है, सेम चीज़ नहीं आ गई क्या आपके पास? ए का ट्रांसपोज करने के बाद सेम चीज़ नहीं आ गई, आई है कि नहीं आई है? आप कहोगे सर सेम चीज। अब इस 3a का ना ट्रांसपोज करके देखो आप, मान लो आपने इस 3a का ट्रांसपोज करना है, तो आप क्या कहोगे सर 3 6 6 12। तो ये चीज़ देखना अब आप, ये वाली नहीं, ये वाली चीज़ देखो, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो गई यार? ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो गई। तो वही है कि या तो स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करा लो फिर ट्रांसपोज कर लो, या ट्रांसपोज पहले कर लो स्केलर से बाद में मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर सेम आने वाला है भाई। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी आपको आनी चाहिए। मान लो आपकी एक मैट्रिक्स है ए, उसमें आपने एक मैट्रिक्स जोड़ दी बी, इसका ट्रांसपोज करना है, या फिर आप ट्रांसपोज करके अलग अलग जोड़ लो, बात बराबर है भाई आपके लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि बहुत बार आपकी यूज होगी। आपको मान लो आपने ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिया, ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिया भाई, और फिर बाद में उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमेशा इक्वल होगा कि बी का ट्रांसपोज अलग इनटू में ए का ट्रांसपोज अलग। ये उल्टा हो जाता है भाई, ए बी का, ए बी को मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज करना, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करा के क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी सर। और जैसे वो मैट्रिक्स मिली उसके रो को बोलो उठो कॉलम बन जाओ, वो कॉलम बन जाएंगे, तो वो किसके बराबर होगा कि बी को दोबारा पहले कॉलम बना लो, प्रोडक्ट कर दो ए को कॉलम बना के। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ये कहाँ काम आता है? ये आपको मोस्टली जगह काम आता है जब आपसे ये पूछा जाता है ना कि ए सिमेट्रिक है और बी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, बताओ कि ए बी स्क्वायर प्लस 2ab और ऐसे करके कुछ 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 पूछ लेगा आपसे, तो वहां पे आप ट्रांसपोज में जाओगे भाई, सारा खेल ट्रांसपोज का है वहां पे। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज हो गई। आगे चीजें देखिए, आगे आएंगे अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास
यही डाल लीजिए आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ट्रांसपोज में उम्मीद करता हूँ सीख गए हो भाई सारे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो देखिए भाई पहले हम डील करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, पहले डील करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी वो होती है कि आप एक चीज खुद से सोचना, सिमेट्री क्या होगी? कि जब सिमेट्री होगी मतलब कि वो चीजें कहीं ना कहीं, मान लो अब मिरर है यार, मिरर के सामने खड़े हो, या फिर आपकी बॉडी है, बीच से एक लाइन निकाल दूं, तो सिमेट्रिकल है ना आपका, कि जितना इधर का पोर्शन है उतना उधर का पोर्शन है। कि आपके पास एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, आपके पास एक आंख है, एक आंख है, आधा नाक इधर होगा तो आधा इधर भी होगा, सेम बिल्कुल सिमेट्री चली जाएगी। तो जैसे हमारी बॉडी इधर है ऐसे इधर है। हालांकि अंदर के ऑर्गन्स की मैं बात नहीं कर रहा भाई। कभी ये कहो कि सर हार्ट तो हमारा चलो ठीक है मान लिया, एक तरफ सर मेरे पास पेनक्रियाज हो गए, एक तरफ मेरे पास लीवर हो गया सर, एक तरफ हमारा स्टमक है, आधा उधर रह गया। तो ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आपकी सिर्फ एनाटॉमी की बात कर, मतलब नॉर्मल बाहर के आप फीचर्स देखो बस, आप नॉर्मल जो हमारे हैं उनके बारे में बात कर, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि किडनी भी आपके पास दो हैं तो कहीं ना कहीं है, लेकिन अब आप ये मत बहस करना कि हाँ सर पेनक्रियाज और ये, बस समझो बस। सिमेट्री का मतलब है कि अब एक चीज देखो, मान लो एक पेन ये है, एक पेन ये है, क्या ये दोनों पेन सिमेट्रिकल नहीं है क्या आपस में? सिमेट्री तो है इनके अंदर कि दोनों पेन एक जैसे से हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां से सीखना। आप लोगों के मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं, अब शायद आपको आवाज़ आ रही होगी व्हाट्सएप की यहाँ पे ना, तो इग्नोर करिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि अब इसको ब्लॉक करने लगा तो मैं फिर टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप सिर्फ इतना याद रखो कि आप किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे ना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपको अगर सेम मैट्रिक्स आ जाए, आपकी अगर सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो वो कैसी होती है? तब आप कहोगे कि ए जो है मेरी, उस केस में आप कहोगे सर ए जो होगी मेरी, वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी भाई। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखना, मैंने बोला कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, आपने बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, आप ए का ट्रांसपोज करोगे, रोज को कॉलम बनाओ, तो आप क्या कहोगे? सर 1 2 को उठा के यहाँ कॉलम बना दिया 1 2, 2 3 को उठा के वहां कॉलम बना दिया 2 और 3। तो एक चीज देखना कि सर ये ए और ए ट्रांसपोज, ये तो दोनों बराबर दिख रही हैं सर, ये तो सर दोनों बराबर दिख रही हैं, ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर दिख रही हैं, विच इंप्लाइज ए जो होगा मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। ए जो होगा मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये ऐसा होता क्यों है ये जान लो भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा क्या खेल है कि जो वो चीज हो जाती है, वो चीज आपको यहां पकड़नी है। तो एक चीज यहां से देखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के साथ साथ, अब ये देखो ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं सर, ये है मेरे डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स के इधर ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे, नीचे जो भी एलिमेंट होंगे, वो हमेशा सेम होंगे भाई आपके, ठीक है, वो हमेशा सेम होंगे। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमारे, जितने भी मान लो आपके पास जितने इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो उन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट होंगे और नीचे जो एलिमेंट होंगे कहीं ना कहीं सिमेट्री शो करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपका? इसका बेनिफिट देखिए बच्चे, इसका बेनिफिट आपका सिर्फ इतना सा है कि आप जब अपनी रो को उठा के कॉलम बनाते हो, आपने रो को उठाया, आपने कॉलम बनाया, तो उससे आपका क्या होगा कि जो जहां जहां डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेसमेंट है वो वहीं पे रहती है, वो वहीं रहती है। अब आपने 1 2 3 था, तो आपने रो को उठा के जब कॉलम बनाया तो 1 तो अपनी जगह रहा ना, तो डायगोनल वाला एलिमेंट अपनी ही जगह रह जाता है। फिर उसके बाद देखिए नीचे से आपने मान लो 2 3 4 उठाया होता, तो कॉलम बनाते तो 2 3 4 आता। तो जहां जहां, बस आपको सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि मान लो आपको जब भी ऐसा हो जाए ना, अगर इसको जनरलाइज करके लिख दूं तो मैं ये लिखूंगा कि अगर आपके पास आ जाए कि आपका ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई के, मतलब कि अगर आपका A12 है और A21 है, वो दोनों बराबर हो जाएं, या फिर आपका A13 है और A31 है, वो बराबर हो जाएं, तो हमेशा जब आपका AIJ और AGI बराबर हो जाएगा,
इसका मतलब वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स पहचानोगे कैसे कि सर उसका अगर मैं ट्रांसपोज करने चला जाऊं या उसका अगर ट्रांसपोज करने चली जाती हूं तो मेरे को जो मिलेगा ना ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स मिलेगी सर, तो वही आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है चीज मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सिर्फ इतना सा याद रखिए कि जब भी आप ए का ट्रांसपोज करोगे, अगर आप ए का ट्रांसपोज करोगे और वो ए के आगे माइनस लग जाए, मतलब कि वो नेगेटिव मैट्रिक्स निकल के आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स थी ए, अब आपने उसको ट्रांसपोज कर दिया, मतलब उसकी रो को उठा के कॉलम बना दिया, और अगर उस चीज की वजह से आपके पास चीजें क्या हो गई, आपका जो मैट्रिक्स है ना वो नेगेटिव हो गया, पहले से ही वो नेगेटिव हो गया, तो उस मैट्रिक्स को अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को अब हम लोग बोलेंगे कि ए जो होगी मेरी, देन ए जो होगी मेरी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वो सर मेरी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। बस इतनी सी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब ऐसा होता क्यों है वो भी देख लेते हैं भाई एक बार। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो ए आई जे है ना, आपका ए आई जे जो होगा वो माइनस हो जाता है ए जे आई के। मतलब सर, मतलब आप एग्जांपल से समझो, आपका मान लो कि मैंने ले लिया 1 2 3, ऐसे देखो आपकी 1 2, और मैं अगर शॉर्ट में समझाता हूँ 2/2 में ही, 1 2 -2 और ये है 3। तो इसमें क्या करेंगे, ये है मेरा ए मैट्रिक्स, मैंने बोला कि ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपको सर 1, यहाँ बन जाएगा -2, और यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बनेगा 3। आप यही तो चीज कहोगे भाई, यही चीज तो आपने कही है बिल्कुल। तो आप एक चीज यहाँ से पकड़ना, बिल्कुल एक छोटी सी चीज यहाँ से है, आप एक चीज ये देखो, क्या ये नेगेटिव बन गया क्या अपने आप का, क्या ये नेगेटिव बन गया क्या अपने आप का, बस इतना सा आपको देखना है। अगर ये नेगेटिव बन गया, आपको लगा कि हाँ ये मेरा नेगेटिव बना हुआ है, तो सारा मामला सही हो जाएगा भाई आपके लिए, बिल्कुल एक एक चीज लाइन से सारी सही हो जाएगी। तो आप कहोगे सर मेरा ये नेगेटिव तो नहीं बन रहा, नेगेटिव तो सर मेरा नहीं बना, नेगेटिव नहीं बना तो क्या दिक्कत रह गई। आप कहोगे सर आपने बोला था कि पूरा मेरा नेगेटिव बनना चाहिए, और मेरा अगर मैं पूरा नेगेटिव बना के देखता हूँ तो माइनस में हो गई। अब ये तो सर ठीक है, मेरा 2 की जगह -2 आ गया, -2 की जगह 2 आ गया, लेकिन ये चीजें जो जो डायगोनल के अंदर बैठी हुई हैं, ये प्रॉब्लम कर रही हैं सर मुझे। आप क्या कहोगे, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सर। और अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि मेक देम जीरो, इनको जीरो मान लो, इनको जीरो मान लो। तो इस वजह से हमेशा आपको इसके साथ साथ एक कंडीशन यहां ये भी याद रखनी है कि जो ए आई आई होता है या फिर ए जे जे मान लो, वो हमेशा जीरो होता है। इन शॉर्ट डायगोनल एलिमेंट, इन शॉर्ट डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो होते हैं भाई आपके, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे सर मेरा जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका अगर प्रॉपर एग्जांपल मैं लूं तो प्रॉपर एग्जांपल देखिए आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर मेरा एग्जांपल हो जाएगा कि मान लो 3/3 की ले लो आप कहोगे सर डायगोनल पे मुझे जीरो मानना है, यहाँ अगर 2 बोला तो यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ -3 बोला तो इधर 3 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी भाई, आगे देखिए, अगर यहां मान लो 4 बोला तो यहां -4 होना चाहिए। अब आप एक चीज देखो, ये है कोई भी मैट्रिक्स ए, अब इसका ए ट्रांसपोज करता हूं मैं, ए ट्रांसपोज कर दिया तो रो को उठा के क्या बनाऊंगा, रो को उठा के कॉलम बनाऊंगा, तो 0 2 -3, यहां इसको उठा के कॉलम बनाऊंगा -2 0 4, इसको बनाता हूं तो 3 -4 0। अब एक चीज पकड़ो भाई, अब इसमें से अगर माइनस कॉमन लेके आ जाओ इसमें से, अब खुद देखना, इसमें से मान लो देखो ये 0 था, 0 2 है, यहां -2 है, -3 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 2, प्लस का 4 माइनस का 4, +3 -3 -4 +4। तो इससे मेरा क्या निकल के आया कि जब ए ट्रांसपोज मैंने किया तो माइनस ऑफ ए आ गया, और जैसे ही वो माइनस ऑफ ए आ गया मतलब कि ए मेरी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ए मेरी सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो हमेशा आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका ए ट्रांसपोज ए तो होगा तो सिमेट्रिक हो गई, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के केस में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे भाई। कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाता है
कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं भाई। ठीक, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक वाला। अब एक छोटी सी चीज और जो आपको यहाँ से करनी होगी भाई, जो छोटी सी चीज है आपको जो पकड़नी पड़ेगी यहाँ से, वो करनी, देखो बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। अगर इसको मैं दिखाता हूँ आपके सामने, तो ये छोटी सी चीज आपको ये करनी है। एक रिजल्ट होता है आपका, एक रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट आपका ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स मान लो ए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है भाई कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसमें दिखाएंगे कैसे वो और देख लो भाई। तो हम सीधा बस ये लिख देते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे बस। ये डायरेक्ट आपका एज अ रिजल्ट होता है भाई। ठीक है, a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो सिंपल इतनी सी चीज है आपके लिए कि आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होता है भाई वो। अब सर स्क्यू सिमेट्रिक और उसका सम कैसे हुआ, अब एक चीज देखना, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या हुआ, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या हुआ, वही तो आप कहोगे सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a ट्रांसपोज तो a ही होता है, यही तो कहोगे ना कि सिमेट्रिक में तो a ट्रांसपोज तो a ही होता है। तो वही चीज यहाँ लगा के देख लेना, आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखना, अभी आगे क्या टॉपिक है आपका, अगर देखा जाए तो ये होगा आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी सही। फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस जब आपको आपके क्वेश्चंस में रैंक वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा तब पढ़ाऊंगा भाई अच्छे से। ठीक है, फिर आ जाती है एक चीज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, इनवर्स निकालने के लिए, वो भी आपको मैं वो डिटर्मिनेंट वाला जब चीजें सिखाऊंगा तब सिखा दूंगा, इनवर्स वाली चीजें भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग देखिए, जब आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालते हैं, लेकिन बाद में हम लोग क्या सीख लेते हैं, बाद में हम लोग सीख लेते हैं कि इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो भी अभी हमें जरूरत नहीं सीखने की। तो अब आपका यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस का जो भी आपका बेसिक डिस्कशन था ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चीजें बचती हैं आपके लिए डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। ये 4-5 चीजें हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे भाई, क्योंकि आज वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। तो 1 घंटा 7 मिनट ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है हमारी, तो वीडियो लंबी ना करते हुए वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के, बस डिटर्मिनेंट से भी एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को, इन 2 चैप्टर्स को कभी भी आपको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है, अलग मान के ही नहीं पढ़ना भाई, दोनों सेम ही है। डिटर्मिनेंट कहाँ निकलता है, किसका निकलता है, मैट्रिक्स का ही तो निकलता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसी का तो डिटर्मिनेंट हमारा आता है सर, वही चीज है भाई आपके लिए। ठीक, माइनर कहाँ यूज होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी आगे वाली, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर्स और इनवर्स, ये चारों चीजें सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा। और माइनर तो ऐसी चीज है यार आपका, आप जो रैंक से डरते हो ना कि सर एक्लियन फॉर्म लगानी है और हमारा नहीं बन पाता है, या नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म लगा के हमारा नहीं बन पाता है सर, तो हमारा मतलब इतना लंबा सोल्व करेंगे क्या, तो भाई रैंक का आपको ना मतलब ऐसा मेथड बता दूंगा शॉर्टकट वाला कि आपका यूं चुटकियों में निकलेगा आपका सारा खेल। ठीक है, तो अगली क्लास को देखना ना भूलें, अगली क्लास में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सारे डिस्कशन ऐसे ब्रीफ लेके, और फिर जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे ना वो सोल्व करा दूंगा भाई आपके। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मन लगा के पढ़िए भाई। ई बुक देखिए आप में से काफी लोगों ने परचेज करना शुरू भी कर दी है, तो उसका बेनिफिट उठाइए। एक छोटी सी चीज और ले लीजिए जो आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं, कि वहां पर अभी जो नए चैप्टर्स हैं उनकी आंसर की प्रोवाइडेड नहीं है। आपको इस वीक के लास्ट जो वीकेंड होगा हमारा, मतलब सैटरडे संडे जो होगा लास्ट डेज में प्रोवाइड हो जाएगी, मैं आपको अपलोड करा दूंगा वहां पे। और जो कुछ चैप्टर्स हैं जो हिंदी मीडियम में है, वो भी शिकायत आ रही थी कि सर हिंदी मीडियम में नहीं है, वो मैंने भेज दिए टाइप होने के लिए, सैटरडे संडे तक वो टाइप होके आ जाएंगे, वो भी अपलोड करा दिए जाएंगे उन चैप्टर्स के साथ में। तो आप टेंशन मत लो, अब आपको एक सिंगल रुपया और अलग पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका एक पर्टिकुलर कोर्स टाइप का वो बन गया है, उसी के अंदर सारी चीजें ऐसे ही फ्री में अपलोड होती रहेंगी। क्योंकि पहले देखिए क्या था, जब पहले अपने पास एप्लीकेशन नहीं थी तो हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, डिपेंड होके
एक टाइम पे एक पेमेंट लगा के, तो एक ही लिंक बन रहा था हमारा। अब हमारा एक ऐसा कोर्स बन गया, वो एक एज अ, ये मान लो कि हमारे पास कोर्स है, तो उसमें अब हम जब चाहे मन करे तब वो चीज़ अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपके ई बुक से रिलेटेड अब आपको एक सिंगल रुपया और एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। जिसने नहीं पे किया भाई, जिसने नहीं खरीदा अभी तक, तो अभी तो ऑफर चल रहा है, आपका दिवाली 20 कूपन लगा सकते हो आप लोग, लेकिन वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होगा, या फिर आप संडे तक का एलिजिबल होगा, ठीक है। और तो भाई अब सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, तो खुश रहिए, ठीक है। आसपास वालों का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।